हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का ये लेक्चर नंबर 16 है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश स्टडी 2 जो कि बेस्ड होगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी के साथ में। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है तो ये आपको हम बता चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की होती है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको कैसे मैनेज करना है ये हम कैश स्टडी 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की एंट्री होती है और उन्हें हमें कैसे करना होता है ये पूरा कैश स्टडी 1 में हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी होगी कैश स्टडी 2। कैश स्टडी 2 में हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना देखेंगे और बाकी आने वाले वीडियोस में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करना देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर हम गुड्स को खरीदते और बेचते हैं। गुड्स यानी कि माल यानी कि जिस तरह का आपका बिजनेस होगा उस तरीके के आप गुड्स परचेज करेंगे और उन्हें सेल करेंगे, तो वो सारी की सारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब सीधा है कि जिस भी बिजनेस में माल को खरीदा और बेचा जाता है वो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्लियर है? तो जो माल को खरीदते और बेचते हैं यानी कि जो हम माल परचेज या सेल करते हैं उसको आपको पता है गुड्स बोलते हैं। और गुड्स जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तो उसमें कितने आइटम होते हैं? ठीक है, अगर हम नॉर्मल एक छोटी सी शॉप मान ले उसमें भी 100+ आइटम होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ी शॉप मान ले तो वहां पर 1000+ आइटम होते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होते हैं, उनके अलग अलग साइजेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें आइटम निकलते हैं। ठीक है, तो उन आइटम को हमें मैनेज करना होता है जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पर माल को खरीदा और बेचा जाता है उसमें हमें इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है तो वो सारी चीज़ अभी हम थ्योरी में देखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमारे टैली प्राइम के नोट्स हैं इसमें से कैश स्टडी 1 में जितने भी रूल्स यहाँ पर यूज हुए थे उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पहले समझना होगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर उसके बाद व्हाट इज टैक्स यानी जीएसटी क्या है, और उसके बाद यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम जो है कैश स्टडी 2 की जो एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हम स्टार्ट करेंगे लगभग 2 से 3 वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि 2 से 3 वीडियो में आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड व्हाट इज टैक्स एंड एक्सरसाइज भी जो है ये सॉल्व करवा देंगे पूरा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वेंट्री का अर्थ होता है लिस्ट ऑफ आइटम, यानी कि जो हमारे आइटम होते हैं। आइटम क्या होते हैं? जैसे अगर स्टेशनरी की शॉप मान ले तो स्टेशनरी की शॉप में पेन होते हैं और कॉपी हो गया, रजिस्टर हो गए, रफ हो गई, इरेजर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे इस तरह के आइटम होते हैं। अगर पेन की ही बात करें तो पेन अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट के होते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक आइटम यानी पेन हमारा एक आइटम है, लेकिन अगर पेन में ही अगर हम कैटेगरी देखें तो पता नहीं कितनी कैटेगरी निकलेंगी। 3 रुपये वाले पेन, 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, और इस तरह से डॉट पेन, जेल पेन, अलग अलग टाइप के। ठीक है, मार्कर ले लें, इरेजर ले लें, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग साइज की, अलग अलग रेट की। ठीक है, तो अगर यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हैं तो वो सारे स्टॉक आइटम अलग अलग ही माने जाएंगे। सपोज कीजिए, मान लेते हैं अगर एक शॉप पर गए और आपने सिर्फ और सिर्फ पेन ही खरीदे। ठीक है, आपने 10 पैकेट पेन खरीदे। ठीक है, 10 पैकेट, यहाँ पर पीसीएस पैकेट के लिए 10 पैकेट पेन खरीदे और ये 10 पैकेट पेन मान लेते हैं आपने 2 रुपये वाले खरीदे। ठीक है, तो एक आइटम आपका ये हो गया। फिर आपने क्या किया कि 5 पैकेट पेन और खरीदे, लेकिन ये पेन आपने 3 रुपये वाले खरीदे, तो ये स्टॉक आइटम आपका दूसरा हो गया। मतलब ये भी पेन ही है, ये भी पेन ही है, और इस तरह से दूसरे भी 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले या 50 रुपये तक जहाँ तक आप जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या है? पेन है, लेकिन आइटम अलग अलग है। मतलब हमें इनकी जो इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा ये अलग तरीके से करना होगा। मतलब इसका हमें अलग बनाना होगा, इसका अलग बनाना होगा, और बाकी सबका जो है वो अलग अलग हमें बनाना होगा। तो इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेज करना। ठीक है, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री का अर्थ होता है लिस्ट ऑफ आइटम, यानी जो हमारे आइटम है उनके लिस्ट, वही होता है इन्वेंट्री। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं, यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में माल को खरीदा और बेचा जाता है। एक बिजनेस को गुड्स यानी आइटम हजारों प्रकार के होते हैं, यानी कि एक बिजनेस में गुड्स जो होते हैं वो हजारों प्रकार के होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें आइटम डिफरेंट कंपनी के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और उनका वेट और उनका रेट जो है वो अलग होता है। ठीक है, जिसे मैनेज करने के लिए हमें टैली में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी और यूनिट ऑफ मेजर एंड गोडाउन, ये सारी चीज़ें हमें बनानी होती हैं और हमें समझना भी है कि ये क्या होता है। और हम देखेंगे भी कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी ये सब क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कैसे करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें
हम स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी इन सब का यूज करेंगे तो इन्वेंट्री को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी कुछ सर्च करना हो, ढूंढना हो किसी आइटम को कि वो हमारे स्टॉक में है या नहीं है, तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर हमें चेक करना हो, मान लेते हैं कोई शॉप है, ठीक है, कोई बड़ी सी दुकान है और उस दुकान में या उस कंपनी में हमें चेक करना है कि ये आइटम अवेलेबल है या नहीं है, तो क्या वहां पर वो कोई फिजिकली चेक करता है? जैसे मान लेते हैं कोई शॉपिंग मॉल है, ठीक है, शॉपिंग मॉल आप गए होंगे, आपको पता होगा, तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि उसमें हमको हजारों टाइप्स के आइटम मिल जाएंगे, हजारों नहीं बल्कि हम इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिफरेंट आइटम मिल जाएंगे। तो उस शॉपिंग मॉल में अगर कोई मतलब आइटम जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो बिक जाता है, तो पता कैसे चलेगा उन शॉपिंग मॉल वालों को कि ये आइटम हमारे मॉल में अवेलेबल नहीं है? तो वो उन्हें सॉफ्टवेयर से पता चलता है, यानी कि वो अपने टैली प्राइम या जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उससे पता चलता है कि उनके मतलब फिजिकली स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, वो वहीं से पता कर लेते हैं। वो क्यों पता कर लेते हैं? क्योंकि जब वो माल को खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं तब भी रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा आइटम कितना खरीदा, और जब वो सेल करते हैं तब भी वहां पर रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा आइटम कितना सेल किया। तो टैली क्या करता है या कोई भी सॉफ्टवेयर क्या करता है, परचेज आइटम को सेल आइटम से माइनस कर देता है और बता देता है कि ये आइटम अवेलेबल है या फिर नहीं है। लेकिन अगर उसको हमने स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और इन सब चीज़ों को मतलब इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया होगा तब, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रही होंगी चीज़ें, और बाकी प्रैक्टिकल तो हम देखेंगे ही, पैसेंस बनाए रखें। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जिसमें हम इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और समय समय पर स्टॉक समरी को डिफरेंट पैरामीटर्स पर सेट करके स्टॉक को आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था अभी स्टेशनरी वाला, ठीक है, तो स्टेशनरी वाले में मान लेते हैं पेन हमने खरीदे और पेन के अलग अलग कई सारे मतलब आइटम है, ठीक है, मान लेते हैं 5 डिफरेंट टाइप के पेन खरीदे, तो ये पेन हो गया आपका, ठीक है। पेन ये क्या हो गया, एक तरीके की मतलब कैटेगरी हो गई, और ये जो आइटम हमने खरीदे ये 5 ही पेन ही हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन हमारे एग्जैक्टली यही स्टॉक आइटम होंगे। जैसे यहाँ पर आप एक टेबल में देख सकते हैं, ये एक कंप्यूटर की शॉप है और मान लेते हैं कि ये ऐसी कंप्यूटर की शॉप है जो सिर्फ मदरबोर्ड और SSD एंड GPU, ठीक है, 3 ही चीजें परचेज और सेल करती है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सिर्फ 3 तरह के आइटम, मतलब मुख्य रूप से 3 ही तरह के आइटम ये परचेज और सेल करती है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो यहाँ पर MB का मतलब मदरबोर्ड है, तो यहाँ पर मदरबोर्ड ये गीगाबाइट का है जिसका मॉडल नंबर है B560M, और ये भी मदरबोर्ड है लेकिन ये आसूस कंपनी का और ये ESC कंपनी का है, क्लियर है। ध्यान से समझना इस बात को, तीनों ही मदरबोर्ड है। अभी यहाँ पर तो 3 ही है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं कोई ऐसी शॉप रियल में है जो सिर्फ 3 ही आइटम को परचेज और सेल करती है, तो आप सोच सकते हैं कि मदरबोर्ड में कितनी सारी स्टॉक आइटम निकलेंगे। कैसे? तो जैसे यहाँ पर ये मदरबोर्ड गीगाबाइट कंपनी का है B560 मॉडल, ठीक है। अब आप सिर्फ एक ही कंपनी के गीगाबाइट कंपनी के ही मदरबोर्ड ले ले अलग अलग मॉडल नंबर के, तो अगर मॉडल चेंज होगा तो उसका प्राइस चेंज होगा, उसका रेट चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्टॉक आइटम एक अलग तरीके का निकलेगा। तो इस तरह से मान लेते हैं कि गीगाबाइट कंपनी के ही कम से कम 15 प्लस अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स के मदरबोर्ड अवेलेबल हैं, यानी कि अलग अलग मॉडल नंबर के, ठीक है, जिनका रेट भी अलग अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ गीगाबाइट कंपनी के ही 15 प्लस आइटम निकल करके हमारे सामने आएंगे, और इसी तरह से आसूस कंपनी के ले लें तो यहाँ पर भी हम 15 प्लस मान लेते हैं, और यहाँ पर इसी तरह से मतलब ये तो मदरबोर्ड की बात हुई केवल। अब अगर आ जाते हैं SSD में, तो SSD में भी अलग अलग, अभी यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही गीगाबाइट और आसूस 2 ही कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। अब कंपनियां भी बहुत सारी हैं मदरबोर्ड जो रेडी करती हैं, जैसे ESC हो गई और बहुत सारी है, मरकरी हैं, ठीक है, इंटेल हो गया। तो ये अलग अलग कंपनी के जो मदरबोर्ड हैं उनका अलग अलग मॉडल नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे स्टॉक आइटम निकलते हैं, तो उनको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए हमें स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टॉक आइटम क्या होते हैं, तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि जैसे अगर मदरबोर्ड गीगाबाइट के 15 प्लस आइटम है, तो ये जो 15 प्लस आइटम है ये आपके क्या है, ये आपके माने जाएंगे स्टॉक आइटम, एग्जैक्टली ये आपके स्टॉक आइटम होंगे जो एट द एंड होंगे, क्लियर है। स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं, तो स्टॉक ग्रुप जो है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं मदरबोर्ड को। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि ध्यान से समझना कि मदरबोर्ड तो आपके आसूस कंपनी के भी होते हैं, ESC कंपनी के भी होते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप बना दें मदरबोर्ड को, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ये क्या है, आपके मदरबोर्ड है, ठीक है, तीनों क्या है, मदरबोर्ड है। और इसका ग्रुप क्या होगा, मदरबोर्ड। ग्रुप क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है, ये किससे रिलेटेड है, मतलब तीनों चीजें क्या है, तीनों मदरबोर्ड है, ठीक है। तो मदरबोर्ड ये ग्रुप हो गया इसका। और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी आप कंपनी वाइज बना सकते हैं कि हाँ ये गीगाबाइट, आसूस, जितनी भी कंपनियां हैं आप कंपनी बना दें। तो गीगाबाइट कंपनी यहाँ पर मतलब आपने लगा दी, तो यानी कि ये मदरबोर्ड है और गीगाबाइट का है, ये मदरबोर्ड है लेकिन आसूस का है, ये मदरबोर्ड है लेकिन अदर नाम का भी हम कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फ्रीडम होती है कि स्टॉक आइटम जो है इसका नाम क्या रखना है,
स्टॉक ग्रुप का नाम क्या रखना है और स्टॉक कैटेगरी का नाम क्या रखना है, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड होती है, हम जो मर्जी वो रखें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर मदरबोर्ड की बात करें तो आप चाहें तो मदरबोर्ड पूरा स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर शॉर्ट में आप MB इस तरह से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे भी। बस आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, क्लियर है। फिर यहाँ पर अगर हम SSD में आ जाएं तो SSD है, ठीक है, ये भी हमने स्टॉक ग्रुप बना दिया, लेकिन ये सैमसंग की है, ये SSD है लेकिन ये गीगाबाइट की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गीगाबाइट मदरबोर्ड, मतलब गीगाबाइट के मदरबोर्ड भी हैं और गीगाबाइट की SSD भी है और गीगाबाइट के GPU भी है। तो ये कंपनी यहाँ पर हमने बना दी, कंपनी जो है उसको स्टॉक कैटेगरी में रखा और यहाँ पर तीनों में गीगाबाइट सेट कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है, अगर हमें कभी भी चेक करना हो कि हमारे पूरे मॉल में या मान लेते हैं शॉप में, ठीक है, हमारे शॉप में गीगाबाइट कंपनी के कौन कौन से आइटम अवेलेबल है, तो सीधे हम पहुंचेंगे स्टॉक कैटेगरी में, वहां पर फिल्टर सेट करेंगे, मतलब फिल्टर का मतलब वहां पर हम सीधे गीगाबाइट स्टॉक कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और वो तुरंत बताएगा कि गीगाबाइट कंपनी के इतने मदरबोर्ड और इतने SSD या फिर इतने GPU अवेलेबल है। अगर हम स्टॉक कैटेगरी वाइज देखना चाहें यानी कंपनी वाइज देखना चाहें तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्टॉक कैटेगरी को पकड़ेंगे, क्लियर है। और इसी तरह से अगर आसूस के देखना है आसूस के देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आपको मदरबोर्ड देखने हैं तो आप सीधे पकड़ेंगे स्टॉक ग्रुप को कि हमारे पास मदरबोर्ड कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। तो सीधे मदरबोर्ड को पकड़ेंगे तो मदरबोर्ड किसी भी कंपनी का हो आपको वहां पर मिल जाएगा, मतलब मदरबोर्ड हमें सारे मिल जाएंगे एक जगह पर, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी हम क्यों बनाते हैं। और यूनिट ऑफ मेजर तो सीधी सी बात है कि उस आइटम को किस यूनिट में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। यूनिट यानी इकाई, मेजर यानी उसको मापना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको किस चीज़ में मेजर कर रहे हो, किस चीज़ में माप रहे हो, वही होता है यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मदरबोर्ड की बात करें या फिर SSD की बात करें या फिर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है ये किलो के भाव से तो मिलते नहीं कि हाँ ये 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, ठीक है, नहीं ना लीटर में मिलते हैं। इनका होता है यूनिट ऑफ मेजर नॉस यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम, जिसे हम काउंट करते हैं कि हाँ 5 मदरबोर्ड दे दो, 10 मदरबोर्ड दे दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ सिस्टम, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो नॉस होती है, जिसको हम शॉर्ट में मतलब नॉस बोलते हैं और इसका पूरा नाम है नंबर ऑफ सिस्टम, क्लियर है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी शॉप है जहां पर जो गुड्स यानी जो आइटम है वो किलो के भाव में है तो वहां पर उसकी यूनिट हो जाती है kg, और इसी तरह से अगर लीटर में हो तो उसका LTR हो जाएगा, ठीक है, और अगर पैकेट में हो तो वो PCS हो जाएगा। तो इन सब यूनिट्स ऑफ मेजर के बारे में हम देखेंगे और इन्हें कैसे बनाया जाता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को क्या पता कि आपका जो मदरबोर्ड है या जो भी यहाँ पर स्टॉक आइटम है वो किलो के भाव से मिलता है या फिर लीटर में मिलता है या फिर नंबर ऑफ सिस्टम उसका यूनिट है, ये उसको नहीं पता, ये हमें बनाना होता है और उसे बताना भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लें स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर को समझने के लिए, यानी कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमने क्या किया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th और बाकी जो और भी क्लासेस हैं हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को क्लास वाइज जो है वो अलग कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 9 के हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 10 के हैं, क्लियर है। अब आप सोचें कि उस कॉलेज में क्या किया कि क्लास वाइज डिवाइड ही नहीं किया, सारे स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, मतलब एक ही में। तो अगर वहाँ पे पता करना हो कि कितने स्टूडेंट क्लास 9 के या 10 के, नहीं पता कर सकते, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा, ठीक है। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर में, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारा कॉलेज है और स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे हैं और हमने क्या किया कि एक्सेल में यहाँ पर आपको ओपन करके थोड़ा दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेल में देखिए, यहाँ पर एक्सेल में हमें शीट मिलती है जहाँ पर हम स्टूडेंट का या किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, डेटा एंट्री का वर्क इसमें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर फील्ड बना दी, सीरियल नंबर, रोल नंबर या स्टूडेंट ID ऐसा करके कुछ, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट्स के नेम हो गए, फादर नेम हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमने फील्ड बना दी, क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर किया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आगे हमने क्लास भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने आगे क्या किया, क्लास भी सेट कर दिया, या क्लास, चलो क्लास सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर या रोल नंबर मान लें 1 और स्टूडेंट्स का नेम और उसकी क्लास डाल दी, क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं 2000 स्टूडेंट है, कितने हैं, 2000 प्लस स्टूडेंट हैं और सभी के रिकॉर्ड हमने यहीं पर 1 2 3 करके ऐसे ऐसे करके नोट कर लिया। सारा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के रिकॉर्ड हमने 2000 रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए, क्लियर है। अब सारे के सारे स्टूडेंट हमने एक ही सीट पर यहाँ पर हमने मेंटेन किया,
यहाँ पर शीट 1 में। तो अब इसमें होगा ये कि अगर आपको कभी पर्टिकुलर क्लास 9 के या क्लास 10th के स्टूडेंट्स को देखना हो तो नहीं देख सकते, क्योंकि सारे के सारे एक ही में आपने क्या किया है, मिक्स कर दिए हैं। हालांकि एक्सेल में हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, तो उससे तो एक्सेल में तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं, वो अलग बात है। मान लेते हैं कि एक्सेल में ऑप्शन ऐसा नहीं होता सॉर्ट एंड फिल्टर का, या यही वर्क अगर हम रजिस्टर पे कॉपी पे कर रहे होते तो वहां थोड़ी सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते थे। मान लेते हैं एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में आपने 2000 प्लस स्टूडेंट जो कि अलग अलग क्लास के हैं, मेल और फीमेल अलग अलग जेंडर के हैं, सभी को एक में उठा के मिक्स करके सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास 9th के कितने स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हैं, तो आप नहीं बता सकते, फिर उसके लिए आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि क्लास को जो है हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप मान लें। ठीक है, इसको क्या मान लें, स्टॉक ग्रुप, और जो मेल और फीमेल है इसको हम क्या मान लें, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी। तो यहाँ पर अब होगा क्या कि जब भी हम स्टूडेंट्स का जो नेम यानी कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो उसको स्टॉक कैटेगरी, अगर वो मेल से तो मेल में रखेंगे, फीमेल है तो फीमेल में रखेंगे, और अगर उसका जो क्लास है वो 9th है तो 9th, या 10th है तो 10th में रखेंगे। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ कि अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जरा ये बताओ कि हमारे पूरे कॉलेज में मेल स्टूडेंट कितने हैं, मतलब मेल यानी कि कितने बॉयज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पूछा गया है, यानी ये नहीं पूछा गया कि क्लास 9th में कितने मेल स्टूडेंट हैं या क्लास 10th में कितने, टोटल बॉयज़ पूछे गए किसी भी क्लास के हो। तो यहाँ पर आप सीधे स्टॉक कैटेगरी को पकड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मेल स्टॉक कैटेगरी को पकड़ेंगे और जितने भी मेल स्टूडेंट होंगे वो सारे आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप मेल स्टॉक कैटेगरी को देखेंगे तो जितने भी मेल स्टूडेंट होंगे सभी आ जाएंगे, और इसी तरह से फीमेल को देखेंगे तो यहाँ पर भी ये इसके भी रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप स्टॉक ग्रुप को पकड़ते हैं तो आपको क्लास 9th के, क्लास 10th के सब अलग अलग हैं, और पर्टिकुलर अगर आपको क्लास 9th के मेल स्टूडेंट देखने तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधा है कि अगर हम यहाँ पर स्टॉक आइटम को सही से मैनेज करते हैं, यानी कि इन्वेंट्री को सही से मैनेज करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको अलग अलग पैरामीटर्स पर आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वैसे प्रैक्टिकल तो हम जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं। और एक चीज़ कि यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम क्या रखना है, स्टॉक ग्रुप का नाम क्या रखना है, स्टॉक कैटेगरी किस नाम से बनानी है, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड होता है, आपके पास फ्रीडम होती है। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ें हमें क्रिएट करनी होती है सॉफ्टवेयर में, वो हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से होता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन से कैसे निकालेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टैक्स क्या है, तो वैसे तो आपको पता होगा कि टैक्स क्या है, फिर भी यहाँ पर एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टैक्स एक अनिवार्य शुल्क है जो गवर्नमेंट द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है। ठीक है, जो टैक्स है वो किसी व्यक्ति पर भी लगाया जा सकता है या संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको पता है 3 तरह की होती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो टैक्स किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन कौन टैक्स के दायरे में है कौन नहीं है वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। क्लियर है, तो टैक्स क्या है, एक अनिवार्य शुल्क है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है किसी व्यक्ति या संगठन पर। उसके बाद गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक पर खर्च करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो हमें टैक्स से मिलता है और वो पैसा गवर्नमेंट वापस पब्लिक पर ही खर्च करती है। कानून के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स को भुगतान न करने पर जुर्माना या फिर सजा भी मिल सकती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी टैक्स के दायरे में है और वो टैक्स नहीं पे करता है तो उसे जो है मतलब जुर्माना या फिर सजा दोनों हो सकती है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता थी। अगली हेडिंग है टाइप ऑफ टैक्स, यानी हमारे जो टैक्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यक्ति या संगठन को अलग अलग तरीकों से टैक्स का भुगतान करना होता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग अलग तरीके से टैक्स का भुगतान करती है। टैक्स अधिकारियों द्वारा टैक्स भुगतान के तरीके के आधार पर टैक्स को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए आगे बताया गया है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर यहाँ पर अभी एग्जांपल भी इसके देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति या संगठन सीधे गवर्नमेंट को पे करता है, यानी कि जो पैसा सीधे गवर्नमेंट के पास पहुंचता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या फिर स्टैम्प ड्यूटी हो गया, और इस तरह से और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स क्यों हुआ, ठीक है, इससे पहले यहां पर हम इनडायरेक्ट को भी देख लेते हैं, फिर आपको दोनों चीजें एक साथ समझाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इसके विपरीत इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो व्यक्ति या संगठन सीधे गवर्नमेंट को पे ना करके बल्कि उसका जो बर्डन होता है वो दूसरे पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे अंत में कंज्यूमर से वसूला जाता है, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जैसे जीएसटी, वैट और ईडी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह से और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं, देखिए दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति या संगठन यानी कंपनी की इनकम होती है तो उसकी जो इनकम होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपना
कितना टैक्स लेती है, जो भी है 1% 2% जो भी लेती हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो टैक्स जो होता है वो इनकम पर लिया जाता है, यानी कि जो भी व्यक्ति या संगठन है उसकी जो भी इनकम हुई है उसकी इनकम पर इनकम टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो उसे पता होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है उसे डायरेक्टली पता होता है कि हाँ इतनी इनकम हुई और इतना टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे किया सीधे तौर पर, क्लियर है। तो ये इनकम टैक्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं, यानी कि जब खरीदते हैं तब आपको वहाँ पर उस पर भी टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो टैक्स आप पे करते हैं वो भी आपको डायरेक्टली पता होता है कि हाँ हम इतने की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इस पर हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं। और इसी तरह से स्टैम्प ड्यूटी में भी क्या होता है कि ये डायरेक्ट टैक्स इसमें भी हमें पे करना होता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी होता क्या है, तो जब भी आप कोई कागजी कार्रवाई करते हैं कानूनी तौर पर तो वहां पर हमें स्टैम्प वगैरह बनवाने होते हैं, वहां पर भी आप डायरेक्टली जो है वो पैसा पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, क्लियर है। तो ये चीज हो गई। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे, तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे हम अगर बात करें एक आम आदमी की, ठीक है, जो कि नॉर्मली कहता है कि हम टैक्स नहीं पे करते, लेकिन एक्चुअली में टैक्स वही पे करता है, ठीक है। जैसे हम और आप अगर हम किसी भी किराना की शॉप से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कहीं भी कुछ भी अगर खरीदते हैं तो वहां पर हम उसका मूल्य जो है वो मतलब वो कितनी कीमत है उसकी वो हम चुकाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसमें टैक्स जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो टैक्स फाइनली कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है। ध्यान देना, यहां पर बताया गया है कि कंज्यूमर से वसूला जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए अगर हम जीएसटी की बात करें या वैट की बात करें, हालांकि वैट ये पुराना टैक्स है जो कि अभी ज्यादातर आइटम पे नहीं लग रहा है, ज्यादातर अभी जीएसटी चल रहा है, ठीक है। कुछ आइटम ऐसे हैं जहां पर अभी वैट यूज हो रहा है, क्लियर है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है और इसे पे कौन करता है, इसे पे करते हैं हम, ठीक है। जो नॉर्मल आम आदमी है वो पे करता है। कैसे पे करता है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया, एक कंप्यूटर रेडी किया। अभी यहां पर एग्जांपल के लिए एक कंप्यूटर मानते हैं, एक कंप्यूटर रेडी किया, कंप्यूटर की कीमत उसने रखी 10,000 रुपए, ठीक है। कितनी रखी, 10,000 रुपए विदाउट टैक्स, ठीक है। यहां पर इसमें टैक्स नहीं जुड़ा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके ऊपर मान लेते हैं 18% या फिर 28% का टैक्स लगाया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहां पर कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए यहां पर हम 10% मान लेते हैं। हालांकि 10% ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, कोई ये मतलब 10% जीएसटी रेट नहीं है किसी भी आइटम पर, फिर भी मान लेते हैं। तो यहां पर 10,000 रुपए पर 10% टैक्स हो गया, यानी कि यहां पर इसकी कीमत हो गई कितनी, 11,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर कंप्यूटर की कीमत कितनी हो गई, 11,000 रुपए हो गई। अब इसके मैन्युफैक्चरर जो है ये जब सेल करेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरर सेल करेगा तो जो ट्रेडर है वो खरीदेगा। ट्रेडर यानी जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है माल को खरीद करके बेच देती है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ट्रेडर है वो इसको खरीदेगा कितने का, 1 लाख नहीं बल्कि 11,000 का है, ठीक है। 11,000 रुपए का ये खरीदेगा। अब इसमें 11,000 रुपए में उसे पता है कि 1,000 रुपए क्या है, टैक्स है। 1,000 रुपए क्या है, टैक्स है। उस कंप्यूटर की कीमत 10,000 है, लेकिन जो 1,000 एक्स्ट्रा है वो जीएसटी है, यानी कि वो टैक्स है, क्लियर है। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर ने 10,000 पर जो 1,000 रुपए टैक्स लगा था उसने मैन्युफैक्चरर ने तो गवर्नमेंट को पे कर दिया। ध्यान देना, गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स 1,000 रुपए पे कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, ट्रेडर से ले लिया, ठीक है। ट्रेडर से 11,000 रुपए ले लिया। अब जो 10,000 रुपए है वो मैन्युफैक्चरर ने अपनी जेब में रख लिए, ठीक है। और जो 1,000 रुपए था वो गवर्नमेंट को जो दिया था उससे एडजस्ट कर दिया, क्लियर है। यानी मैन्युफैक्चरर के पास 10,000 रुपए नगद पहुंच गया। 1,000 जो ट्रेडर से मतलब 11,000 लिए, लेकिन 1,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया था, एडजस्ट हो गया। आई थिंक यहां पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो आप रिपीट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। तो यहां पर क्या हुआ, अब जो ट्रेडर ने खरीदा 11,000 रुपए का, ठीक है, 11,000 का खरीदा। अब यहां पर क्या होगा कि ट्रेडर भी अपना उसमें कुछ प्रॉफिट लेगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि 11,000 का खरीदा तो 11,000 का बेच देगा। हालांकि ट्रेडर के लिए इस कंप्यूटर की कीमत 11,000 अभी भी नहीं है, कितनी है, 10,000 है। वो टैक्स अलग चलता है, ठीक है। तो यहां पर कंप्यूटर की कीमत अभी भी 10,000 है और 1,000 रुपए जो है वो जीएसटी है, यानी कि टैक्स है। अब वो आगे मान लेते हैं उसको 1,000 रुपए प्रॉफिट भी चाहिए। कितना चाहिए, 1,000 रुपए उसको अपना प्रॉफिट चाहिए कंप्यूटर पर। तो ट्रेडर अगले वाले अपने आगे ट्रेडर या रिटेलर को जिसको भी बेचेगा, ठीक है, तो वो कितने का खरीदेगा, वो मतलब यहां पर 10,000 का नहीं खरीदेगा बल्कि 11,000 का खरीदेगा। ध्यान रखना, कितने का खरीदेगा, 11,000 रुपए का खरीदेगा। लेकिन जो 1,000 रुपए टैक्स था ये भी तो मतलब इस लेगा, यहां पर जो ट्रेडर है ये भी तो इससे वसूल करेगा। तो 1,000 ये, 10,000 ये प्लस 1,000 रुपए और, ठीक है। तो टोटल हो गया 12,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो ट्रेडर है इसको 12,000 नहीं बल्कि 12,000 प्लस पे करने होंगे, क्योंकि यहां पर जीएसटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 10% यहां पर 10,000 रुपए पर लगा था, ठीक है। अब की बार फिर से 10% लगेगा, लेकिन अब की 10,000 पे नहीं लगेगा क्योंकि 10,000 पर तो पहले ही लग चुका है, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कभी किसी वीडियो में कि पूरा एग्जैक्टली किस तरह से यहां पर कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहां पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि 10,000 पर 10% पहले ही लग चुका है। तो जब उसी माल को आगे फिर से मतलब कभी भी खरीदा या बेचा जाएगा तो जिस पर
टैक्स लग चुका है उस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। इसकी जो कीमत 1,000 रुपये बढ़ी है, बढ़ी क्यों? क्योंकि ये ट्रेडर अपना 1,000 रुपये प्रॉफिट लेगा, तो इसकी कीमत 11,000 हो गई। तो 11,000 जो हो गई तो इसमें 10,000 पे टैक्स पहले ही लग चुका है, तो सिर्फ 1,000 पर टैक्स लगेगा 10%, तो 1,000 पर 10% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपये। यानी कि यहाँ पर पूरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखिए 10,000 का कंप्यूटर था और 1,000 रुपये अपना उसने प्रॉफिट लिया तो 11,000 हो गया, और 1,000 रुपये तो पुराना वाला टैक्स जीएसटी मतलब वो था ही, प्लस 100 रुपये और, यानी कि टोटल कितना हो गया 12,100 रुपये। तो ये जो तीसरे नंबर का यहाँ पर ट्रेडर है ये 12,100 रुपये पे करेगा इसको। क्लियर है? तो ये यहाँ पर इस तरह से चलता है, यानी कि टैक्स पे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने भी गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, और ये ट्रेडर यहाँ पर ट्रेडर के पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, तो ये जो 1,000 रुपये यहाँ पर टैक्स इसको दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कभी देख लेंगे। अभी यहाँ पर आप बस यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, समझ में आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, और आई थिंक डायग्राम हमने शायद नोट्स में नहीं दिया है, तो इसके ऊपर जो है हम बात कर लेंगे किसी वीडियो में। हाँ, यहाँ पर डायग्राम जो है वो नहीं है फिलहाल। अगर आप इसको अभी समझना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो जो टैली ERP9 की सीरीज है वहां पर हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जीएसटी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर जीएसटी किस तरह से कैलकुलेशन इसकी चलती है वो आपको हम किसी वीडियो में बता देंगे, या फिर आप टैली ERP9 वाली जो सीरीज है वहां से देख सकते हैं, वहां पर हमने डायग्राम वगैरह यूज करके बताए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट किस तरह से होती है वो आप देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर हमें ये पता है कि जो जीएसटी है यानी जो टैक्स है वो फाइनली कंज्यूमर पे करता है, यानी कि जो उस माल को यूज करता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो उस माल को कंज्यूम करता है, यूज करता है, ठीक है। तो ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। आप बस इतना याद रखें कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके टैक्स देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं और डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डायग्राम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अब यहाँ पर बताया गया कि जीएसटी क्या है। तो यहाँ पर आगे बताया गया कि जीएसटी स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में एक परिवर्तनकारी कर सुधार है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे सभी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत ले लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड मिस हो गया, यहाँ पर टैक्स लिखना भूल गया आई थिंक, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं। तो यहाँ पर करंट टाइम में जितने भी ज़्यादातर टैक्स जो है वो जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं। अभी करंट टाइम में जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट कहा गया है, ठीक है। इससे पहले आपको अगर पता होगा तो पता होगा वेट में क्या होता था कि अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग रेट होते थे। यानी कि आप अगर मान लेते हैं यूपी से कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर एक आइटम है, तो अगर इस कंप्यूटर पर वेट जो है वो मान लेते हैं 5% लग रहा है, तो किसी दूसरी स्टेट में उसी आइटम पर जो उसका रेट था, टैक्स रेट, वो डिफरेंट हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ थी पहले। लेकिन अभी जीएसटी के अंतर्गत क्या हो गया कि वन नेशन यानी इंडिया में, पूरी इंडिया में कहीं से भी आप कोई भी आइटम परचेज करेंगे उस पर उतना ही टैक्स लगेगा जितना कि किसी भी स्टेट में लगेगा, ठीक है। तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या फिर बेचने पर लगाया जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, ठीक है। ये जीएसटी की डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता होगा। टाइप ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। आपने ज्यादातर 3 तरह की सुनी होंगी, लेकिन एक चौथी भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और यूटीजीएसटी होता है। सीजीएसटी का पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सर्विसेज होता है, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस नहीं होता, सर्विसेज होता है। सर्विस और सर्विसेज में आपको पता है क्या डिफरेंस है, ठीक है। और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगाया जाता है जब हम माल को एक ही स्टेट में खरीदते और बेचते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी हम यूपी के हैं, ठीक है। तो अगर यूपी में ही हम यूपी से ही माल को खरीदें यानी परचेज करें और यूपी में ही सेल करें, ध्यान रखना, यूपी से ही माल को खरीदा, यूपी से ही माल, मतलब यूपी में ही माल को बेचा और हम भी यूपी के ही हैं, तो यहाँ पर आपका लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है? मतलब दोनों लगेंगे। ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर सीजीएसटी का मतलब ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और एसजीएसटी यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। आपको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट कितनी तरह की है? 2 तरह की है, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम माल को खरीदते या बेचते हैं तो दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, ठीक है। हालांकि जो पहले वेट था, तो वेट में क्या होता था कि
वेट स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती थी, सेंट्रल का उसमें कोई हाथ नहीं होता था। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। लेकिन अभी क्या है कि जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर हो या परचेज सेल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे लगेगा जीएसटी ही, और उसमें भी सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और एसजीएसटी जिसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम कब लगाएंगे? ये हम तब लगाएंगे जब हमारा मतलब एक ही स्टेट में परचेज और सेल हो रहा होगा। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल या परचेज। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट में माल को खरीदना और बेचना, ये इंट्रा स्टेट के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, इंटर नहीं, इंट्रा स्टेट। ठीक है, और इंटर स्टेट वो होता है जब हम स्टेट से बाहर जाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट यानी कि अपनी ही स्टेट में है, और इंटर स्टेट यानी कि स्टेट से बाहर चले गए। तो अगर स्टेट से बाहर चले जाएंगे यानी कि स्टेट के बाहर से माल को खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमारा लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, और आईजीएसटी का जो पैसा है ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ये किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। क्लियर है? यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता होगा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, और कई सारे हैं, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, और यहाँ पर बात करें और भी कई सारे अभी नाम नहीं याद आ रहे। ठीक है, तो ये, और हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ पर यूटीजीएसटी लगता है। यूटीजीएसटी जब लगता है तो ये बिल्कुल एज अ मतलब एसजीएसटी की तरह ही होता है। ठीक है, एसजीएसटी ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये भी जो है मतलब स्टेट ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि सीजीएसटी के साथ में यूटीजीएसटी लगता है। क्लियर है? अगर हम नॉर्मली यूपी से, बिहार से हैं तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, लेकिन अगर हम किसी केंद्र शासित प्रदेश से हैं तो वहाँ पर सीजीएसटी के साथ में यूटीजीएसटी लगता है। क्लियर है? ये चीज़ होती है। हालांकि यूटीजीएसटी को एज अ एसजीएसटी ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि बस नेम में केवल डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। ठीक है, यूटीजीएसटी का पैसा ये स्टेट के पास ही रहता है और सीजीएसटी का पैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, और जो आईजीएसटी हमने बताया था कि इसका पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दे देती है। इसके अलग पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे एक वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, कि जीएसटी किस तरह से काम करती है और कौन सा पैसा किस गवर्नमेंट के पास कैसे जाता है, ये सब पूरा थ्योरेटिकली होता है। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बता देंगे, वरना यहाँ पर हम ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकल पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बताया गया है सीजीएसटी, यहाँ पर पूरा नेम और इसे लगाता कौन है, यानी कि इसका पैसा कलेक्ट कौन करता है। ठीक है, तो ये बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। क्लियर है? यूनियन टेरिटरी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही होती है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरह का ट्रांजेक्शन विद इन अ सिंगल स्टेट। ठीक है, यानी कि अगर सिंगल स्टेट में ही हम ट्रांजेक्शन करेंगे जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पर आपका सेंट्रल और स्टेट लगेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट ही होती है, तो अगर डिफरेंट स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपका इंटर स्टेट होगा और वहाँ पर आपका आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, और यूटीजीएसटी ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि जीएसटी रेट के बारे में। तो जीएसटी के जो टोटल हैं वो आपके 5 रेट हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरह के आइटम पर कितना परसेंट लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह का बिजनेस हैंडल करेंगे तो उसमें उस तरह के आइटम परचेज करेंगे तो वो आपको पता ही रहेगा, क्योंकि आप माल खरीदेंगे तो वहाँ पर वो खुद ही उस आइटम पर उतना रेट लगा के देंगे, तो आपको पता रहेगा। फिर भी अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर आप जो है इसको गूगल कर सकते हैं। जीएसटी रेट, बहुत सारे आइटम होते हैं, लाखों आइटम है। ठीक है, तो लाखों आइटम पर आपको एक पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा कि हाँ किस आइटम पर एग्जैक्टली कौन सा रेट लगता है। बाकी इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग पैरामीटर्स पर कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट यूज करेंगे उसमें तो आपको बताएंगे ही। तो 0% में वो आता है जो कि नील रेटेड होता है, बाकी 5%, 12%, 18 एंड 28। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 5 रेट हैं जीएसटी के। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो जीएसटी है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी दोनों को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें यहाँ पर हम माल को खरीदेंगे और बेचेंगे, उसमें जीएसटी भी लगाएंगे। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज होगी जिसमें सिर्फ एक ही मंथ को हम कंप्लीट करेंगे और बाकी कैश स्टडी 2 तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है ही है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया गया है कि जीएसटी के दायरे में कौन कौन आता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए जीएसटी के दायरे में रेगुलर, यहाँ पर जीएसटी में भी 2 तरह के यहाँ पर डीलर होते हैं, एक होता है रेगुलर डीलर और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर। ठीक है, और एक होता है अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड तो हालांकि अलग हो गया। तो देखिए रेगुलर डीलर कौन होता है? रेगुलर डीलर वो होता है जिसका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से
ज़्यादा होता है, पर एनम हो रहा है, ठीक है, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर होता है, वो होता है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर होता है मतलब वो रेगुलर के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पर अगर आप इनलीगली जाएंगे तो फिर वो गलत है, ठीक है। तो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 साल का 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप रेगुलर होंगे, ठीक है, यानी कि रेगुलर डीलर होंगे। और आप मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना ही लेना है क्योंकि आप रेगुलर में हैं, क्लियर है। तो ये रेगुलर डीलर होते हैं जहाँ पर जीएसटी इनको जो है पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीएसटी ये गवर्नमेंट को पे करते हैं, जीएसटी ये नहीं पे करते, मतलब गवर्नमेंट को यही पे करते हैं, लेकिन ये आगे कंज्यूमर से या फिर अपने आगे वाले रिटेलर से वो वसूल कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये अपने जेब से नहीं पे करते, चाहे वो रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन डीलर हो, क्लियर है। तो यहाँ पर टर्नओवर क्या होता है, तो देखिए कई लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। टर्नओवर यानी कि एक बिजनेस में 12 मंथ में यानी 1 साल के अंदर कितना माल खरीदा गया, कितना बेचा गया। इनकम से नहीं मतलब होता है, टर्नओवर का सीधा मतलब है जैसे आपने 50 लाख का माल खरीदा और उससे 60 लाख का बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह से टर्नओवर पता चलता है कि आपका जो टर्नओवर है वो कितना है, ठीक है। और अगर बात करें कंपोजिशन डीलर की, तो यहाँ पर कंपोजिशन डीलर वो होते हैं जो 1.5 करोड़ से जिनका नीचे होता है, ठीक है, 1.5 करोड़ से कम होता है और 20 लाख से ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में जिनका टर्नओवर होता है वो आते हैं कंपोजिशन डीलर में, ठीक है, मतलब वो कंपोजिशन कैटेगरी में होते हैं, बाकी टैक्स ये भी पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कॉलम में बताया गया, देखिए 1% जीएसटी टैक्स टू बी पेड ऑन टर्नओवर, यानी कि जो कंपोजिशन डीलर होते हैं तो इनका जो टर्नओवर होता है उस पर इन्हें जो है 1% जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। टर्नओवर पर 1% जीएसटी पे करना होता है। और जो रेस्टोरेंट टाइप के जो मतलब बिजनेस होते हैं उसमें 5% जीएसटी पे करना होता है टर्नओवर के ऊपर, ठीक है। तो ये कंपोजिशन होते हैं। और रेगुलर में जब वो माल खरीदते और बेचते हैं तो वहां पर तो वो पे करते ही करते हैं। और अनरजिस्टर्ड की बात करें तो अनरजिस्टर्ड डीलर जिनका मतलब 20 लाख से नीचे है वो अनरजिस्टर्ड के अंतर्गत आते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत का मतलब कंपलसरी नहीं है, बाकी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंज्यूमर की बात करें तो हम लोग जो कि नॉर्मल उस सामान को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं यानी यूज करते हैं तो वो कंज्यूमर होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर पता चल गया होगा कि कौन टैक्स के दायरे में आता है कौन नहीं आता है, ठीक है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स यही रेगुलर या कंपोजिशन मतलब यही डीलर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये आगे कंज्यूमर से वसूल लेते हैं। तो फाइनली जेब से पैसे किसके जाता है, कंज्यूमर के जेब से पैसा जाता है टैक्स का, लेकिन पे कौन करता है, रेगुलर या कंपोजिशन डीलर जो मतलब गवर्नमेंट को टैक्स ये पे करते हैं, क्लियर है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि किस तरह का डीलर किससे खरीदेगा तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए रेगुलर डीलर अगर परचेज करेगा रेगुलर डीलर से तो जीएसटी लगेगी, और रेगुलर डीलर अगर परचेज करेगा कंपोजिशन डीलर से तो जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसके बारे में जो हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा प्रैक्टिकली आपको बताएंगे तभी समझ आएगा, वरना अभी बता देंगे तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये हम फिर से एक बार देख लेंगे जब इसकी एंट्री प्रैक्टिकली आएंगी। अभी बस इतना ध्यान रखें कि अगर आप रेगुलर डीलर है तो इसमें से आप ये 3 रूल और ये नीचे के 3 रूल याद रखें, ठीक है। अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर, अगर रेगुलर से परचेज करेगा तो जीएसटी एप्लीकेबल है, रेगुलर अगर कंपोजिशन से परचेज करेगा, ठीक है, ध्यान रखना परचेज करते टाइम जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, और अगर रेगुलर अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा तो जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन ये टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज में जो है मतलब लगती है, तो इसका पूरा मेथड अलग है, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एंट्री में, ठीक है। और अगर रेगुलर डीलर सेल करेगा, ठीक है, रेगुलर डीलर सेल करेगा रेगुलर डीलर को ही तो जीएसटी लगेगी, और अगर रेगुलर डीलर सेल करेगा कंपोजिशन को तब भी लगेगी, और रेगुलर अगर अनरजिस्टर्ड को सेल करेगा तब भी लगेगी। यानी कि रेगुलर डीलर अगर माल को बेचेगा तो किसी को भी बेचे जीएसटी लगनी ही लगनी है, ठीक है। और अगर वो खरीदेगा तो वो डिपेंड करता है, हमने बता दिया आपको। इसी तरह से आप बाकी पढ़ सकते हैं, और इसको जब हम प्रैक्टिकल एंट्री इसकी देखेंगे तब यहाँ पर एक बार फिर से आएंगे। और इसके बाद यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए गए टर्मिनोलॉजी से ही आप पढ़ सकते हैं, और बाकी यहाँ पर नीचे आप पढ़ ही सकते हैं। और इसके बारे में वैसे तो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। और ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर देखिए नोट्स में आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बस आपको एक्सरसाइज 3 जो है ये सॉल्व करवानी है। और इसमें जो वाउचर्स हैं वाउचर्स भी बाकी हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो वाउचर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी समय समय पर जरूरत पड़ने पर हम नोट्स को जो है एक बार देख लिया करेंगे। चलिए तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट की, और जीएसटी के रेट में जो चेंजेस हुए हैं सितंबर 2025 में जीएसटी के रेट में कुछ बदलाव हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 17 में हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर एंड गोडाउन कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये समझने वाले हैं। इसके अलावा जीएसटी लेजर एंड परचेज एंड सेल की एंट्री करेंगे जीएसटी के साथ में, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट को तो हम देखेंगे ही। यानी कि इस वीडियो में जो हमने थ्योरेटिकल लेवल पर देखा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।